सुगंधा, जैसा नाम वैसा ही किरदार। एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी सुगंधा। सुगंधा की शादी मिर्जापुर के रहने वाले सुमित के साथ हुई थी। सुमित की तरह ही सुगंधा भी पढ़ी लिखी लड़की थी। ससुराल में उसके पति के अलावा उसका एक देवर शांतनु और सास ससुर थे। शादी के बाद, अरे भाई, किसने बुलाया तुझे और ये कमरे में फूल क्यों टांग रहा है? अरे माँ जी, सुमित बाबू ने बुलवाया है। उन्होंने कहा कि ये कमरा, बाहर घर का दरवाजा और रिसेप्शन का पंडाल, तीनों जगह थोड़ी फूलों की सजावट करनी है। आज शाम में रिसेप्शन है ना। आजकल के लड़कों में ना शर्म नाम की चीज ही नहीं है। मैं सब समझती हूँ, रिसेप्शन के लिए नहीं, ये सजावट किसी और चीज के लिए हो रही है। ये सब चोचले मेरे घर में नहीं होंगे। तो जा, मैं देख लूंगी सुमित को। क्या माँ जी, बहू लेकर आई है तो थोड़ी साज सजावट तो करवाएंगी ना। मुझे मत सिखा, जा जाकर अपना काम कर। और ये ले 500। ये जो 2-4 फूल तूने टांगे ना, उसका हिसाब कर लेना। और अब निकल यहाँ से, मुझे कोई सजावट नहीं करवानी। माँ की कड़कती आवाज के आगे बेचारा सुमित चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाता और बिना सजावट के ही अपनी दुल्हन का स्वागत करने के लिए मजबूर हो जाता है। अरे बहू, अभी 2 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को और तुम डोले से उतरते ही सर पर से घूंघट उतार कर ऐसे ही खुले सर घूम रही हो। देखो भाई, पहले ही समझा दे रहे हैं, होगी तुम पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, लेकिन मेरे घर में ना तरीके से ही रहना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई लिखाई की धौंस अपने मायके में छोड़ कर आना। हमें तो भैया बहू की तरह रहती हुई सुहाती है। अब चाहे डिग्री लाख ले लो, लेकिन समाज में उठने बैठने का तरीका थोड़ी ना कॉलेज वाले सिखा देते हैं। उसे सीखने के लिए तो घर गृहस्थी में दिमाग खपाना पड़ता है। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसी कोई बात नहीं माँ जी, मैंने सुबह से घूंघट किया हुआ था, लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए अपने कमरे में थोड़ा सा पल्लू हटाकर बैठ गई। ये देखो, गलती मानने के बजाय चली है हाथ भर के जुबान चलाकर हमसे बहस करने। अब रामवती के स्वभाव से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जब बहू का स्वागत ऐसा हुआ है तो आने वाले दिनों में बेचारी सुगंधा को और क्या क्या नहीं देखना पड़ेगा। बहू सुगंधा अपनी सास रामवती को खुश करने की जितनी भी कोशिश करती, रामवती उसके किए हुए काम में कुछ न कुछ कमी निकाल लेती और फिर लगती उसे खरी खोटी सुनाने। सुगंधा, अरे भाई क्या है ये? तुम्हारे मायके से तुम्हारी मम्मी ने होली पर सूट क्यों भेजा है? कौन पहनेगा इन सूटों को? मम्मी जी, अब तो शादी को 1 साल हो चुका है। मैंने मम्मी से कहकर इस बार साड़ी की जगह सूट मंगवाए हैं। साड़ी पहनकर घर का काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सोचा कि एक तो सूट सिलवा लेती हूँ। अरे मैं अभी जिंदा हूँ, ये तुझे याद है या नहीं? मुझसे बिना पूछे ही तूने अपने घर से सूट मंगा लिए। देख बहू, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, एक बार और समझा देती हूँ। ये आजकल की लड़कियों की तरह हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी घर की बहुओं ने ना आज तक सूट पहने हैं ना आगे पहनेगी। ये सूट तूने जितनी तेजी से मंगवाया है ना, उतनी ही तेजी से अपने मायके वापस भिजवा दे, वरना अगर ये बात मैं तुम्हारी मम्मी से कहूंगी ना तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। सास की बात सुनकर बेचारी सुगंधा उदास मन से सूट वापस मायके भेज देती है। भाभी प्लीज ये नाश्ता थोड़ा जल्दी बना दिया करो ना, रोज मुझे निकलने में देर हो जाती है। हाँ हाँ देवर जी, बस 2 मिनट। अरे भाई, आज चाय मिलेगी या बस देवर की सेवा में लगी रहोगी? क्या जी, आप भी कैसी बात करते हैं? चाय क्यों नहीं मिलेगी? आप बैठिए ना, बस मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं फटाफट आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। शांतनु भैया को सुबह जल्दी निकलना होता है ना, इसलिए रोज उनका नाश्ता और आपकी चाय का समय आपस में भिड़ जाते हैं। सुबह 5 बजे उठने के बाद भी बेचारी सुगंधा पूरे घर में भागती फिरती रहती, लेकिन घर के काम थे कि सिमटने का नाम ही नहीं लेते थे। और वही होता भी क्यों नहीं, इतने बड़े परिवार में उसका हाथ बटाने वाला तो कोई था नहीं। जिसको देखो बस सुगंधा सुगंधा कहकर आवाज लगाता रहता, लेकिन अपनी जगह से हिलने का नाम न लेता। धीरे धीरे सुगंधा इस माहौल में ढलने लगी थी। हालांकि इतना दौड़ने भागने और थका देने वाले काम करने के बाद उसका भी मन तो चाहता कि वो 2 घड़ी आराम कर ले, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझकर वो सभी फर्ज बखूबी निभा रही थी। धीरे धीरे समय बीता और सुगंधा की शादी को 2 साल बीत गए। माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अरे अब तो तू जल्दी से पोते का मुंह दिखा दे, फिर मैं पूरे मोहल्ले में घी के लड्डू बांटूंगी। वो माँ, मैं सोच रहा था कि घर में काम बहुत है और करने वाली ये अकेली है। ऐसा करते ना कि इसकी मदद के लिए एक झाड़ू पोछा वाली रख लेते हैं,
और वैसे भी ऐसी हालत में ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर भी तो नहीं पाएगी ना। लो जी, आ गए बड़े बीवी के हिमायती। और तुझे किसने कह दिया कि प्रेगनेंसी में घर के काम करने से कुछ नुकसान होता है? अरे बेटा, हमने पूरे 9 महीने तक काम किया, तो क्या हमारे बच्चे पैदा नहीं हुए? और आज के जमाने में काम ही क्या है, हर चीज की तो सुख सुविधा है, मेहनत का काम ही क्या रहता है घर में। हमने ऐसी हालत में भी खेतों का भी काम किया, घर का भी किया, बच्चे भी पाले। हमारी मदद करने को तो कभी तुम्हारे बाबूजी ने कोई नौकर चाकर नहीं रखे। आजकल के बच्चे बीवियों को सर पर चढ़ा कर रखते हैं बस। अरे जरा सा 4 कमरे का मकान है हमारा, झाड़ू पोछा लगा लेगी तो घिसेगी नहीं तेरी बीवी। उल्टा ऐसी हालत में काम करने से फायदा ही होता है, आराम से डिलीवरी हो जाएगी, वरना कटवाते रहना पेट। सास के मुंह से खरी खोटी सुनने के बाद सुगंधा को इतना समझ में आ गया था कि प्रेगनेंसी के 9 महीनों में भी उसे एक दिन भी आराम नहीं मिलने वाला, क्योंकि सास रामवती ने तो अपने तेवर पहले दिन ही दिखा दिए थे। खैर, बेचारी सुगंधा पूरे 9 महीने तक गिरते पड़ते सबका काम करती रहती है और 9 महीने बाद एक सुंदर सा बच्चा उसकी गोद में आ जाता है, डिलीवरी के 10वें दिन। राम, मेरी तो कमर टूट गई। अरे भाई, अब इस बुढ़ापे में मुझसे तो रोटियां बनाकर खिलाई नहीं जाएगी। काम करते करते मेरा तो पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। आजकल की बहू के अंदर ताकत ही कहाँ है। 10 दिन हो गए बच्चा पैदा हुए, लेकिन अभी तक बिस्तर पर ऐसे पड़ी हुई है जैसे कोई मरीज हो। अरे हमारे जमाने में घर में बच्चा पैदा होते थे, उसके बाद भी अगले दिन से औरत लग जाती थी घर गृहस्थी समेटने में। और डिलीवरी कोई बीमारी थोड़ी ना है कि महीनों तक बिस्तर तोड़ने की जरूरत पड़े। माँ, यहाँ पर मुझे बनाकर खिलाना मम्मी जी को बहुत भारी पड़ रहा है। 2 रोटी खिलाती है, उसके लिए भी दिन रात ताने देती है। अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए मायके बुला लो ना, नहीं तो बहुत हो गया आराम। अब कल से मैं घर का काम संभाल लेती हूँ। अरे बावली हो गई है क्या? अभी 1 हफ्ते का बच्चा नहीं हुआ और तू अभी से घर के काम करेगी? अरे बहन जी की आंखों पर क्या पर्दा पड़ गया है? ठीक है, उनको नजर नहीं आ रहा है ना, तो ना सही, मैं तुझे लेने कल आ रही हूँ। अब 1 महीने के बाद ही भेजूंगी। अरे डिलीवरी के बाद जितना औरत के शरीर को आराम मिलता है ना, आने वाले समय में जच्चा बच्चा उतने ही स्वस्थ रहते हैं। सुगंधा को थोड़ा आराम मिल सके इसलिए उसकी माँ उसे अपने घर ले जाती है और कुछ दिन तक आराम करवाने के बाद ही वापस ससुराल भेजती है। इसी तरह सास की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करते हुए सुगंधा को 5 साल बीत जाते हैं और अब छोटे देवर शांतनु की शादी का समय आ जाता है। काफी सारी लड़कियां देखने के बाद आखिर में एक पढ़ी लिखी और सुंदर सी लड़की जूही के साथ शांतनु का रिश्ता हो जाता है देवर की शादी के बाद। अरे मम्मी, अभी तक आपने फूल वाले को नहीं बुलाया? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। मैंने वादा किया है जूही से, उसका स्वागत बिल्कुल राजकुमारी की तरह करने वाला हूँ मैं। अरे बेटा, क्यों उतावला हो रहा है? अभी जब तक ये सारी रस्में चलेगी ना, तब तक फूल वाला सब सजा देगा, फिर खूब स्वागत कर लेना अपनी बीवी का। ये आजकल के बच्चे भी ना सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए। चलो भाई, कर लो अपनी मनमानी, हम रोकने वाले कौन होते हैं? सास के मुंह से ये बात सुनकर सुगंधा ठगी सी रह गई थी। हमारी शादी के समय तो माँ जी ने फूल वाले को ऐसे खदेड़ दिया था जैसे वो हमारे कमरे में फूल नहीं बम लगाने आया हो। और ये देखो, इस जूही के स्वागत के लिए तो बिछी जा रही है माँ जी। ये तो गलत बात है। 2 दिन बाद, माँ जी, किचन में बहुत गर्मी रहती है, यहाँ पर एसी क्यों नहीं लगवा देते? मुझसे ना इतनी गर्मी में काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अरे बेटा, क्यों चिंता कर रही है? साड़ी पहन रखी है ना, इसकी वजह से तुझे ज्यादा गर्मी लग रही है, वरना मेरी रसोई में ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। तू ऐसा कर बेटा, ये जो हॉल में कूलर लगा हुआ है ना, जब रसोई में काम करने आती है तो इसे चला लिया कर, थोड़ा रसोई में भी ठंडक हो जाएगी। और क्या जरूरत है ये पल्लू सर पर टिका कर खाना बनाने की? है, हटा दे इसे, गर्मी बहुत है। सुगंधा सास के इस दोगलेपन को महसूस तो बहुत अच्छे से कर पा रही थी, लेकिन अपने सुशील स्वभाव के कारण उसने अभी तक रामवती को कुछ कहा नहीं था। लेकिन ये पल पल होता भेदभाव उसे भीतर तक खल रहा था। और कहते हैं ना, जब मन में एक के बाद एक बातें भरती जाती हैं तो एक दिन उनमें सीधा विस्फोट हो ही जाता है। बस अब सुगंधा उस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन उसके सब्र का पैमाना छलकेगा और घर में विस्फोट होगा। जब से देवरानी जूही घर में आई थी, सासू माँ तो अपने आप को ऐसे पेश कर रही थी जैसे वो दुनिया की सबसे मॉडर्न और आजाद ख्याल सास हो।
पहले नई बहू के लिए उन्होंने उसका कमरा और पूरा घर फूलों से सजाया। उसके बाद उसको सर पर से पल्लू हटाने की परमिशन दे दी। और बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। शादी के तीसरे दिन ही जूही सूट पहनकर रसोई में आकर खड़ी हो जाती है। अरे जूही, ये क्या किया? पता भी है अगर माँ जी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। क्यों भाभी, ऐसा क्या गलत किया मैंने? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे 24 घंटे इस साड़ी में लिपटे रहना बहुत पसंद है? माँ जी को कतई पसंद नहीं कि घर की बहुएं साड़ी के अलावा कोई भी दूसरा कपड़ा अपने बदन पर पहने। और इस सूट से ना उन्हें सख्त चिढ़ है। अभी भी समय है, जाकर जल्दी से साड़ी पहनकर आ जा। अरे भाभी, सूट पहनने में क्या खराबी है? आप ठहरो, मैं अभी जाकर खुद ही माँ जी से पूछ लेती हूँ। इतना कहकर जूही खिलखिलाते हुए सास के सामने पहुंच जाती है। माँ जी, सुगंधा भाभी कह रही है कि आपको मेरे सूट पहनने से ऐतराज होगा। ये सही बात है क्या? अरे नहीं ना बेटा, और तू तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है, और मुझे क्यों ऐतराज होगा भला? ठीक है, तुझे साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लगता तो तू सूट पहन लिया कर। माँ जी, जूही की परेशानी तो आपको 2 दिन में ही समझ में आ गई, और मैं यहाँ 5 साल से साड़ी में लिपट कर घर के सारे काम निपटा रही हूँ, तो मेरी परेशानी आपको दिखाई नहीं दे रही? सुगंधा की बातों का सास रामवती के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो मुंह टेढ़ा करते हुए वहां से निकल जाती है। शादी को 15 दिन ही बीते थे कि देवरानी जूही मुंह लटकाकर सास के पास आकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, मैंने तो सोचा था शादी के बाद मैं जॉब छोड़कर घर में ही रहूंगी और घर के कामों में मन लगाऊंगी, लेकिन 15 दिन में मुझे समझ में आ गया कि ये घर वर चलाना ना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, मेरे लिए तो मेरी नौकरी ठीक थी, इसलिए मैंने अपनी ऑफिस में बात कर ली है, मैं वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। अरे बेटा, तो क्या हो गया? देख, हर किसी की ना अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे कोई खाना अच्छा बना लेता है तो कोई साफ सफाई में माहिर होता है, वैसे ही हर लड़की घर चलाने में अव्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, तुझे जो काम अच्छे से आता है तू वही कर, और घर की क्या बात है, घर चलाने के लिए तो मैं हूँ, बड़ी बहू है, घर के काम तो पहले भी हो ही रहे थे ना। सास के मुंह से झड़ते हुए फूलों को देख आज सुगंधा के बर्दाश्त की हद हो गई थी। माँ जी, कितनी आसानी से कह दिया आपने जूही को कि वो वापस से अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे आप अंगूठा टेक समझती हैं? अरे शादी के बाद मैं कितना गिड़गिड़ाई थी आपके सामने कि मेरी नौकरी मत छुड़वाइए, लेकिन याद है ना आपने क्या कहा था? आपने कहा अगर मैं पर्स उठाकर नौकरी पर निकल जाऊंगी तो यहाँ पीछे घर कौन संभालेगा? आपकी मर्जी को मैंने अपने सर माथे पर रखा और अपने करियर की बलि चढ़ा दी। तब भी मैं कभी आपको अच्छी नहीं लगी। पहले दिन से ही दिन के 24 घंटे आप मेरे ऊपर नजर रखती हैं। सर से जरा सा पल्ला सरक जाए तो आंखें दिखाकर ये जता देती है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और क्या कहा आपने छोटी को कि उसे गर्मी लगे तो कूलर ऑन कर लिया करे? जब मैं कहती थी माँ जी बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में रसोई में खाना नहीं बनाया जाता, तो याद तो होगा ही आपको कि आपने मुझे क्या कहा था। आप हमेशा ये जवाब देती थी कि गर्मी में गर्मी ही लगेगी, ठंड तो लग नहीं सकती, और तुम दुनिया की कोई अनोखी औरत तो हो नहीं जो गर्मी में खाना बना रही हो। अगर कभी 2 पल के लिए कूलर चलाकर हवा खाने अगर हॉल में बैठ भी गई तो बिल बढ़ने का ताना देकर आपने मुझसे कूलर बंद करवाया है। मुझे समझ में नहीं आता माँ जी, कोई इतना दोगला कैसे हो सकता है? अपनी दोनों बहू में इतना भेदभाव आखिर क्यों? बताइए माँ जी, जवाब दीजिए मुझे माँ जी। अरे भाग्यवान, उठो, क्या नींद में माँ जी चिल्ला रही हो? हाँ? अरे कुछ नहीं, लगता है सपना था। सपने में भी क्या तुम सास बहू झगड़ा ही करती रहती हो क्या? तुम्हारे तेवर देखकर तो ऐसे लग रहा था कि तुम्हारी मम्मी से जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। हाँ, सपने में ही तो कह पाती हूँ मैं, असल में कहाँ आज तक कुछ कह पाई हूँ। तो ये सपना था, सपने में ही सही। माँ जी को जी भर कर खरी खुटी सुनाने के बाद सुकून तो बहुत मिल रहा है, लेकिन सुगंधा, इस तरह लड़ाई झगड़ा करने से कुछ हाथ नहीं आने वाला। सारी दुनिया के सामने तू ही बुरी बहू साबित हो जाएगी। तुझे तो कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे बहुत छूट दे रखी है ना माँ जी ने इस जूही को, तो ठीक है, माँ जी रहे आराम से जूही के साथ। बहुत झेल ली मैंने 5 साल माँ जी की मनमानी। अब तो मैं मौका ढूंढकर अपनी रसोई अलग कर लेती हूँ, और उसके बाद ये सब जूही झेलती रहेगी। सारी उम्र माँ जी को झेलेगी वो।
फिर उसके बाद ये सास बहू चाहे प्यार से रहे या रोज एक दूसरे के बाल नोचे, मुझे इससे क्या मतलब। न मैं सामने से देखूंगी ना मुझे तकलीफ होगी। कुछ दिन बाद, ये क्या है माँ जी, ये जूही तो सुबह सुबह निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। सारी जिंदगी घर के काम करने के लिए मैं ही हूँ क्या? सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अब जूही और इसके पतिदेव की जिम्मेदारी ये खुद उठाए। मुझसे अब ये चैरिटी नहीं हो पाएगी। आप मेरा किचन अलग कर दो। इन दोनों की जिम्मेदारी अब मैं और नहीं झेल सकती। सुगंधा के बिगड़े सुर देखकर देवरानी जूही भी तैश में आ जाती है। अरे आपको क्या लगता है, आप करके नहीं खिलाओगी तो हम भूखे मर जाएंगे? हाँ ठीक है अम्मा जी, कर दो हमारी रसोई अलग। अब मैं भी इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। अरे मैं 4 पैसे कमाती हूँ, 2 नौकर रख लूंगी और अपने सारे काम करवा लूंगी। किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं है मुझे। दोनों बहुओं के बीच में बढ़ती तू मैं को देखकर सास रामवती दोनों की रसोई अलग कर देती है। ठीक है, ऐसा कर सुगंधा, नीचे के फ्लोर पर तू रह ले और ऊपर वाला फ्लोर आज से जूही का हुआ। दोनों के फ्लोर अलग रहेंगे और रसोई भी, तो झगड़े की कोई नौबत ही नहीं आएगी। अब तो खुश हो ना तुम दोनों? खुश नहीं, आज तो मैं सुपर खुश हूँ। हाँ, अकेले रहूंगी और मजे करूंगी। ना मम्मी जी की किटकिट, ना काम का प्रेशर। मेरी तो लाइफ ही सेट हो गई कसम से। अच्छा सुगंधा बहू, मैं क्या कह रही थी, ये जूही के हाथ की रोटियां ना मैं खा नहीं पाऊंगी, बिल्कुल स्वाद नहीं है इसके हाथ में। और ये तो नौकरी करती है, कितने दिन मुझे बनाकर रोटी खिलाएगी? इसके साथ रहूंगी ना तो नौकरानियों के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, मैं तेरे साथ ही शिफ्ट हो जाती हूँ। खाना तो मुझे तेरे हाथ का ही पसंद आता है। बेचारी सुगंधा अब सास को मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे सास को अपने साथ ही रखना पड़ता है। सुगंधा का दांव उस पर ही उल्टा पड़ गया था। बेचारी मन ही मन फूट फूट कर रो रही थी। अकेले रहकर मजे करने के उसके सारे अरमानों पर पानी जो फिर गया था। सास की किटकिट से बचने के लिए